नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 9। इसके हमने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3। देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ा कि गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या क्या होते हैं, एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, हर प्रकार की गति हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो हमने गति पढ़ी उसका हम ग्राफीय निरूपण कैसे करें, कि स्थिति समय ग्राफ कैसे बनाए, वेग समय ग्राफ कैसे बनाए और ग्राफीय निरूपण क्यों करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। देखो इधर ग्राफीय निरूपण क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि जो एक राशि होती है उसके संगत दूसरी राशि का जो परिवर्तन दिखलाता है वो ही क्या होता है, ग्राफ के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि जो दो राशियां हैं वो एक दूसरे के संगत मान कैसे हैं, एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, उनके आपस में क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्थिति समय ग्राफ की। तो जब भी हम किसी भी वस्तु की गति का स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो वस्तु की स्थिति है उसको तो हम y अक्ष पे लेंगे और जो वस्तु का समय है उसको हम किस पे लेंगे, x अक्ष पे लेंगे। तो इधर देखो बच्चों, आपको पता है जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हम दो सरल रेखा लेते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम क्या मानते हैं, इसको y अक्ष मानते हैं, और जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम x अक्ष मानते हैं। अब देखो x अक्ष को हमने क्या माना है, x अक्ष पे हम समय और y अक्ष पे हम क्या लेंगे, y अक्ष पे हम लेंगे वस्तु की स्थिति। ये बात समझ में आ गई। और जब जो भी हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या होगा, स्थिति समय ग्राफ होगा। उस ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि वस्तु कितना गति कर रही है, कितने समय में उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। ये सब हम किससे बता सकते हैं, स्थिति समय ग्राफ से। इधर देखो बच्चों, आगे ये हमने ग्राफ लिया है। ठीक है, हम मैथ्स से भी पढ़ते हैं और हमें साइंस से भी ग्राफ, साइंस में भी मैथ्स चलती है ना, तो साइंस में भी ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसा पेपर मिलता है। ठीक है, उस पेपर में ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। ठीक है, एक खाने बने हुए होते हैं। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम दो अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष लेते हैं और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उनको मानते हैं कि एक्स अक्ष पे हमने समय माना है और वाई अक्ष पे हमने क्या माना है, वस्तु की स्थिति मानी है। ठीक है, फिर जो ये खाने होते हैं इन खानों का मान निर्धारण करते हैं। जैसे हमने माना कि जो एक खाना है, इस एक खाने का मतलब 1 सेकंड है, अगले एक खाने का मतलब 1 सेकंड है, मतलब हर खाने का मतलब क्या होगा, 1 सेकंड। तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इस तरीके से क्या है, ये सेकंड है। और जो स्थिति हमने क्या मान ली कि एक खाना बराबर कितना है, एक खाना बराबर अपने 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80, 90, 100। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कोई वस्तु है, देखो वो 1 सेकंड के अंदर कितना चलती है, वो 10 मीटर चलती है। ठीक है, या उसकी स्थिति में 10 मीटर परिवर्तन होता है, तो हमने यहाँ एक गोला बना लिया। ऐसे ही अगले 1 सेकंड के अंदर उसकी स्थिति में और 10 सेकंड का परिवर्तन होता है, तीसरे सेकंड में और 10 सेकंड का परिवर्तन होता है, चौथे सेकंड में और 10 सेकंड का परिवर्तन होता है। इस तरीके से वस्तु की स्थिति में क्या है, हर 10 सेकंड में 10 मीटर का परिवर्तन होता रहता है। हमने सारे डॉट्स बना देंगे, उसके बाद हम आपस में इन डॉट्स को मिलाते हैं। तो जब हम आपस में इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने ये ग्राफ बना लिया, हमने सारे मान लिए, समय कहाँ है, स्थिति कहाँ है, एक खाना बराबर समय का मान कितना होगा, स्थिति का मान कितना होगा। हमने फिर जो हमारा मान है उस मान को इस ग्राफ के ऊपर बिंदुओं के रूप में दर्शाया है, फिर उन बिंदुओं को आपस में सबको मिला दिया है, तो हमें क्या है, एक सरल रेखा प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हमने बोला कि हम ग्राफ क्यों बनाते हैं, हम ग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें जो गति है उसका हम विश्लेषण कर सकें। तो हम यहाँ से क्या विश्लेषण कर सकते हैं, क्या नतीजा निकाल सकते हैं, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो वस्तु की गति है वो नियत है। नियत है कैसे, कि वो हर 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर चल रहा है, हर 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। ऐसा नहीं वो 1 सेकंड में तो 20 चला, फिर अगले 1 सेकंड में 5 चला, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 100 चला, ऐसा नहीं है। मतलब निश्चित रूप से इसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो सीधी रेखा प्राप्त हुई इसका मतलब क्या हो गया कि जो गति है वो किस प्रकार की गति है, वो एक समान गति है। एक समान मतलब उसका जो मान है वो नियत है, वो बदल नहीं रहा है। ये देखो पता चला ना हमें ग्राफ से, कहीं पे लिखा हुआ है कि वस्तु का मान कैसा है, वस्तु की गति कैसी है, नहीं ना, लेकिन ग्राफ से हमें पता चल रहा है, ग्राफ का मान देख के हमें पता चल रहा है कि जो वस्तु की गति है वो नियत है, वो समान रूप से चल रही है। ठीक है, देखिए इधर वस्तु की गति जिसमें
वेग नियत रहता है। ऐसी जो गति है वो बच्चों एक समान गति कहलाती है, ठीक है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट पार्ट में कि जब भी एक समान गति होती है और उसके बीच में स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जब भी सरल रेखा हमें प्राप्त होती है स्थिति समय ग्राफ में, इसका मतलब है कि जो वस्तु की गति है वो एक समान है। और अगर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है तो वस्तु की गति असमान है, ठीक है। आगे देखिए, ये हमने कुछ ग्राफ लिए हैं। इधर देखो, वही ये एक्स अक्ष हो गया आपके समय, और जो स्थिति है आपके वो वाई अक्ष हो गया। अगर हम इस समय और स्थिति के बीच में ग्राफ बनाते हैं और अगर हमें इस तरीके की एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु है उसकी जो गति है कैसी है बच्चों, एक समान। ये हम पढ़ चुके हैं ना अभी। लेकिन अगर हमें ऐसी रेखा प्राप्त ना होके इस तरीके की सीधी और समानांतर समय की रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु का वेग है वो नियत है, वो ना तो कम हो रहा है ना वो बदल रहा है, मतलब वस्तु गति नहीं कर रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे अपन समय मान रहे हैं तो हर एक सेकंड में वस्तु की स्थिति वही है। अगर वो 10 मीटर पे है तो 10 मीटर ही है हर सेकंड पे। मैं अभी भी यही हूँ, 1 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद, इसका मतलब मैं गति नहीं कर रही। और मैं गति नहीं कर रही तो जब ऐसी किसी वस्तु की गति का समय स्थिति ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक समय के समानांतर सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो देखो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं ना कि वस्तु की गति कैसी हुई, वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है। अब इधर देखिए अगला ग्राफ है। अगला ग्राफ में देखो स्थिति और समय का है। धीरे धीरे क्या है, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये गति कैसी हुई, ये गति तो क्या थी, एक समान गति जब सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं है, इसका मतलब ये एक समान गति तो है नहीं। तो कौन सी गति हो गई, असमान गति हो गई। अब असमान गति में भी देखो जो स्थिति में परिवर्तन है उसकी जो दर है वो क्या है, बढ़ रही है। और जस्ट इसका उल्टा अपोजिट कौन सा है, ये वाला ग्राफ। इसमें क्या होगा, क्या हमें सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, नहीं। इसका मतलब ये भी एक समान गति नहीं है। अगर ये एक समान गति नहीं है तो कौन सी गति हुई, असमान गति हुई। अब इसमें देखो, इसमें जो वस्तु की स्थिति है उसकी जो दर है वो क्या है, कम हो रही है, मतलब घट रही है। इसमें तो बढ़ रही है और इसमें घट रही है। तो ग्राफ देख के आप वस्तु की गति का विश्लेषण कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए ही हम क्या करते हैं, गति को ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब हम बनाते हैं वेग समय ग्राफ। इधर देखो, पहले हमने क्या बनाया, स्थिति समय ग्राफ। तो देखिए ग्राफ पेपर पर क्षैतिज अक्ष मतलब एक्स अक्ष, इस पे तो हम क्या ले लेंगे, समय, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर मतलब वाई अक्ष, और वाई अक्ष पर हम क्या ले लेंगे, वेग। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमने यहाँ पे तो क्या ले लिया है, वेग ले लिया है, और यहाँ पे क्या ले लिया, समय ले लिया है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, गति के विभिन्न समय अंतरालों के दौरान वेग अलग अलग है, ठीक है। हम वापस ग्राफ पे चलते हैं। इधर देखो, ये क्या है, ये है वेग, और ये है क्या, समय। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ वस्तु ए और वस्तु बी, दो वस्तुएं हैं। तो वस्तु ए के लिए देखो, वस्तु ये एक खाना बराबर क्या है, 1 सेकंड है, और इधर एक खाना बराबर क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम वेग की बात कर रहे हैं ना, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इधर देखिए 1 सेकंड के अंदर उसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। उसके अगले 1 सेकंड में कितना है, और 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। उसके और अगले 1 सेकंड में क्या हो रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसका वेग बढ़ता जा रहा है। और अभी हमने बताया कि इसका वेग देखो, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। वेग और समय के अंदर जब ग्राफ बना रहे हैं तो सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी गति कैसी हुई, एक समान गति हुई कि नहीं हुई। लेकिन आप इधर देखो, जो वस्तु बी के लिए बात करते हैं हम, तो देखो एक खाना बराबर, वो मान तो हमने पूरे ग्राफ का वही माना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वस्तु देखो यहाँ से चलना शुरू होती है, और अगले 1 सेकंड में भी कितनी है इसका वेग, 10 मीटर पर सेकंड। उससे अगले भी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। उससे आगे भी 10 मीटर पर सेकंड, अगली सेकंड भी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये इस तरीके की लाइन प्राप्त होती है। तो जो वस्तु ए है उसके लिए सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, और जो वस्तु बी है उसकी जो सरल रेखा है वो समय के समानांतर प्राप्त होती है, ठीक है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो
ये इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि देखो यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? समय के साथ नहीं हो रहा। यहाँ पे वेग का मान नियत है और वस्तु ए में क्या है, वेग का मान क्या है, परिवर्तित हो रहा है हर सेकंड। तो देखो गति के विभिन्न समय अंतरालों के दौरान वेग अलग अलग है, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर वेग नियत नहीं है तो ऐसी गति को हम त्वरित गति कहते हैं। त्वरित गति का मतलब कि उसका जो वेग का मान है वो नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, उसके वेग का मान बदल रहा है। तो अगर किसी भी वस्तु की गति में उसका वेग का मान बदल रहा है तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे बच्चों? त्वरित गति कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अब ये त्वरण होता क्या है? हमने बात तो कर ली त्वरित गति, पर त्वरण होता क्या है? तो त्वरण देखो बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर होती है। क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर, या आप कह सकते हैं समय के साथ वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। ठीक है, या आप कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों हम इसके मात्रक की। तो देखो वेग का मात्रक क्या होता है? अब हम अभी बात की है हमने कि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, नीचे बट्टे में क्या लगा हुआ है? समय लगा हुआ है, तो नीचे लगा दिया समय। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड बट्टे में समय, तो ये मात्रक क्या बन गया? ये मात्रक बन गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया बच्चों? ये त्वरण का मात्रक हो गया। आपको याद रखना है, मात्रक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की। तो देखो इसकी इकाई क्या होती है? मीटर सेकंड -2, या हम इसको क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जो सेकंड स्क्वायर है नीचे से बट्टे में है ना, अभी मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगी ना घात, तो मीटर सेकंड -2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या आप उसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। अब देखो बच्चों, जो त्वरण होता है ना, त्वरण में दिशा होती है। देखो इसकी दिशा वो ही होगी जो वेग में परिवर्तन की दिशा होगी। मतलब वेग में जिधर परिवर्तन होगा त्वरण भी क्या है? उसी ही साइड आएगा। मतलब अगर वेग में परिवर्तन की दिशा है इसका मतलब त्वरण की भी दिशा है। ठीक है, और जो दिशा वेग में परिवर्तन की है वही दिशा किसकी है? त्वरण की है। इधर हमारे पास क्या है? वही ग्राफ आ गया, किसके बीच? समय और वेग के बीच। तो हम पढ़ ही चुके हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब किसी वस्तु का वेग स्थिर होता है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होगा, जबकि असमान गति के लिए त्वरण शून्य नहीं होगा। कैसे बच्चों? ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर वस्तु की गति एक समान गति है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे त्वरण का मान कितना होगा? शून्य होगा। अब आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा है तो हमने बोला था त्वरित गति। त्वरित गति हमने किसको बोली थी? जिसमें वेग का जो परिवर्तन है वो बदल रहा है। यही तो कहा था ना कि जिस गति के जो वेग है वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो बदल रहा है, इस ऐसी गति को हमने त्वरित गति कहा था। तो एक समान गति के अंदर तो क्या है? वेग निश्चित होता है। वेग निश्चित होता है तो हम उसको त्वरित गति नहीं कह सकते, और त्वरित गति नहीं कह सकते इस मतलब उसमें त्वरण नहीं है, और त्वरण नहीं है तो त्वरण बराबर क्या हो गया? शून्य। किसके लिए? एक समान गति के लिए। लेकिन असमान गति हम किसको कहेंगे? असमान गति में क्या हो गया कि जो वस्तु का वेग है वो बदल रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी नियत रह रहा है। ठीक है, वो बदल रहा है, तो ऐसी ही गति को हमने त्वरित गति कहा। और जिसमें जो गति त्वरित गति है मतलब उसका त्वरण होगा, वो त्वरण शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्वरण है ही क्या? त्वरण का मतलब ही क्या है? वेग में परिवर्तन बट्टे लगा समय। यही तो है फॉर्मूला। तो जब वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब उसमें त्वरण निश्चित है, और वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण कैसे होगा? तो एक समान गति में क्या होता है? वेग निश्चित होता है, वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए त्वरण का मान क्या हो गया बच्चों? शून्य है। लेकिन असमान गति में क्या होता है? वेग बदलता रहता है वस्तु का, इसका मतलब उसमें त्वरण है, और त्वरण है तो त्वरण का कुछ ना कुछ मान तो होगा ही, वो शून्य नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब आगे देखो, यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी है। वो क्या? वो ये कि हम पढ़ रहे हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण हमने किसको कहा? त्वरण हमने कहा वेग में परिवर्तन, इसको ही तो बोला, वेग में परिवर्तन, और बट्टे में क्या है? लगा हुआ समय। ठीक है,
अब वेग में परिवर्तन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा वेग में परिवर्तन? कहने का मतलब है कि वस्तु का जो पहले वेग है वो अलग है, ठीक है, और अभी जो वेग है वो अलग है। इसका मतलब दो वेग हो गए आपके पास दो वेग है, तभी तो आप उसमें परिवर्तन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला वेग होता है उसको हमने बोल लिया प्रारंभिक वेग, और जो लास्ट वाला वेग होता है उसको हमने बोल लिया अंतिम वेग, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं, जो अंतिम वेग होता है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, जो त्वरण होता है त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, और जो समय होता है आपको पता है समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो अब आप इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? देखो, त्वरण मतलब a, तो a बराबर कितना हो गया? वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन कब आएगा? जब हमारे पास अंतिम मान हो वेग का और प्रारंभिक मान हो। अंतिम मान में से हम अगर प्रारंभिक मान को घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेग में परिवर्तन। तो अंतिम मान क्या है वेग का? देखो v। प्रारंभिक मान क्या है? देखो बच्चों माइनस u। अगर हम अंतिम में से प्रारंभिक घटा दे, मतलब v माइनस u कर दे, तो हमारे पास वेग में परिवर्तन आ जाएगा, बट्टे लगा समय। ये बात समझ में आ गई क्या? तो हमारा जो फॉर्मूला है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है बात। अब इधर देखो, हम ये तो पढ़ चुके कि एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होगा और असमान के लिए क्या होगा? शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर इधर देखो बच्चों, अगर जो त्वरण है वो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और त्वरण है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। ये धनात्मक कब होगा त्वरण? तो देखो बच्चों, हमने लिखा है v माइनस यू। अगर u का मान ज्यादा है और v का मान कम है तो ओवरऑल माइनस आएगा। अगर v का मान ज्यादा है और u का मान कम है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना? तो देखो, अगर प्रारंभिक वेग का मान कम है और अंतिम वेग का मान ज्यादा है तो त्वरण का मान धनात्मक आएगा। लेकिन प्रारंभिक वेग का मान तो ज्यादा है और अंतिम वेग का मान कम है तो त्वरण क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है बच्चों। अब आगे देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, दिए गए समय ग्राफ के आधार पर दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमें देखो एक ग्राफ दे रखा है, अगर आप इसको देखोगे तो ये तो आपका क्या हो गया? वेग हो गया, मतलब y अक्ष हो गया, और ये आपका समय मतलब x अक्ष हो गया। अब वस्तु है हमारे पास, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से उसका वेग 0 होता है, 0 से बढ़ के 15 सेकंड में 20 हो जाता है, फिर 25 सेकंड पे क्या आ जाता है? वापस 0 आ जाता है, और 25 सेकंड के बाद क्या हो जाता है? उसके वेग में कमी होती है और वो 35 सेकंड में वापस 0 पे आ जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे तो आपको एक त्रिभुज जैसा प्राप्त हो रहा है, एक त्रिभुज तो आपको ये प्राप्त हो रहा है और एक त्रिभुज आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वस्तु कितना दूर चली है या उसने कितनी दूरी तय की है। तो जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मालूम ही है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो देखो, अगर मैं त्रिभुज किसकी बात करूं? AOB की बात करूं, मैं त्रिभुज AOB की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार। आधार देखो 0 से लेके कहां तक है? 25 तक, तो आधार तो हो गया 25, ठीक है। और ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई देखो ये आ रही है 20 इंटू 20। इसका क्षेत्रफल तो इस तरीके से निकल जाएगा। और अब मैं बात करूं त्रिभुज BCD की, त्रिभुज BCD की फॉर्मूला तो वही है, 1/2 इंटू आधार। आधार देखो कितना हो गया? 25 से 35, मतलब 35 में से 25 को माइनस कर दो, कितना बचा? 10। और ऊंचाई देखो ये रही, 0 से लेके 20 इंटू 20। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, देखो आगे तय की गई दूरी, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, हमने दोनों मान निकाल लिए। किसका? इस पहले वाले त्रिभुज का और दूसरे वाले त्रिभुज का। और इसका मान हम सॉल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसके
टोटल क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 350 मीटर। ऐसे अगर हमें इसका विस्थापन निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज को माइनस कर देंगे उसके क्षेत्रफल को, तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, उसके विस्थापन का मान आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं गति के समीकरण की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखो थोड़ा पढ़ते हैं हम। एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु पर विचार कीजिए। माना इसका आरंभिक वेग क्या है, u है। t समय के बाद इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, और इस समय अंतराल के दौरान विस्थापन s है। तो देखो हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले हमें याद रखना है आरंभिक वेग। आरंभिक वेग क्या है बच्चों, क्या है, u है। ठीक है, अंतिम वेग है अपना v। ठीक है, समय है अपना t। विस्थापन है अपना s। और आपको पता हो त्वरण को हम क्या लिख रहे थे, त्वरण को हम लिख रहे थे a। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब हमें याद रखना है आरंभिक वेग का मतलब u, अंतिम वेग का मतलब v, समय का मतलब t, विस्थापन का मतलब s और त्वरण का मतलब a। अगर अब हम इनके बीच के अंदर संबंध निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम पढ़ के आए हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन अपॉन समय, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दो वेग हैं हमारे पास। अगर हम दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो वो परिवर्तन हुआ या नहीं, कि पहले कोई वस्तु है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बाद में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो हमें कितना परिवर्तन हुआ? तो 10 से 20 हो गया, मतलब 10 का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम? एक वेग में से दूसरे वेग को कम कर दे या घटा दे तो हमारे पास परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? देखो त्वरण को क्या लिखते हैं हम? त्वरण को लिखते हैं a। ठीक है, वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग को माइनस कर दो, तो मतलब v माइनस u। और समय क्या होता है? समय होता है t, तो बट्टे में t। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। देखिए हमने यही फॉर्मूला लिखा, v माइनस u अपॉन t किसके बराबर है? a के। अब इधर देखो, अगर मुझे अंतिम वेग का मान निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? t है इधर किसमें? बट्टे में है, बराबर के इधर इसको भेजूंगी तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू टी बराबर क्या हो गया? v माइनस यू। हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है अंतिम वेग का। अंतिम वेग होता है v, मतलब बराबर के उधर से v रखना है, तो बाकी सबको इधर भेज दो, बच क्या गया? माइनस यू। अब पक्षांतरण करते हैं तो माइनस यू को इधर भेजेंगे तो किससे बदल जाएगा? ये प्लस में। तो देखो क्या हो गया? v बराबर at प्लस u तो था ही, तो देखो क्या फॉर्मूला आ गया? v बराबर u प्लस at। ये एक ही बात है ना? ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये फॉर्मूला ही बच्चों कहलाता है गति का प्रथम समीकरण। आपको याद रखना है गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण है। अब देखो आगे हम बात करते हैं विस्थापन की। तो किसी भी वस्तु का विस्थापन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? औसत वेग इंटू समय अंतराल। ठीक है, इससे क्या निकलता है? किसी भी वस्तु का विस्थापन। अब विस्थापन को बच्चों हम लिखते हैं s से। विस्थापन को किससे लिखते हैं? विस्थापन बराबर क्या होता है? s। ठीक है, तो s बराबर क्या है फॉर्मूला? औसत वेग इंटू समय अंतराल। अब बच्चों मैथ्स में पढ़ते हैं औसत निकालना। कैसे निकालते हैं औसत? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ऐसे निकालते हैं ना। तो यार राशियां क्या हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? वेग की, मतलब औसत वेग मतलब वेग की बात करें तो यहाँ वेग की कौन कौन सी राशियां है? एक तो है आरंभिक वेग, एक है अंतिम वेग। हमारे पास दो राशियां है। तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे संख्या। तो राशियों का योग का मतलब क्या हो गया? कि s बराबर v मतलब अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अपॉन में क्या है? और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कितनी है संख्या? 1 और 2, तो अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ये तो औसत वेग आ गया। आगे देखो इंटू समय अंतराल, तो समय अंतराल हो गया t। ये किसका फॉर्मूला आ गया? s बराबर v प्लस u बट्टे में 2 इंटू टी। ठीक है, इसको अगर मैं और थोड़ा सॉल्व करूं तो क्या होगा? देखो बच्चों, v है, v का मान हमारे पास है यहाँ पे,
तो s बराबर क्या हो गया, देखो v की जगह ये मान रख दो, तो मैंने यहाँ रख दिया u प्लस ए टी, ठीक है। आगे देखो प्लस u बट्टे में क्या आ गया 2, ये कर दो ब्रैकेट बंद और इसको कर दो आप t से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो s बराबर u प्लस u कितना हो गया 2u प्लस क्या है ए टी बट्टे में क्या आ गया 2, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद और इसको किससे गुणा कर दिया हमने, t से गुणा कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो s बराबर, इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 2u बट्टे 2 प्लस ए टी बट्टे 2, ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद इंटू टी। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा s बराबर u प्लस, इसको आप चाहे ऐसे लिखो 80 बट्टे 2 या आप चाहे इस बट्टे 2 को निकाल लो 1 बट्टे 2 इंटू 80, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो मैं हाफ को अलग निकाल लूं तो यहाँ क्या बचा 80, ठीक है। इसको कर दो मल्टीप्लाई टी से। अब ये जो पूरा मान है इसको टी से गुना करना है, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, s बराबर इस t को u से गुणा करो तो ये क्या हो गया यू टी प्लस, चिन्ह प्लस का है, अब हाफ तो हाफ आ जाएगा और जो 80 है उसको t से मल्टीप्लाई करते ना तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास s बराबर क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, ये मान आ गया ना। अब देखो इधर देखियो s बराबर क्या था v प्लस यू बट्टे 2 इंटू टी, क्योंकि औसत वेग का मान और समय अंतराल, इसको सॉल्व किया तो s बराबर क्या आ गया u प्लस ए टी प्लस यू बट्टे 2 इंटू टी, ठीक है। अब इस मान को हम आगे ले गए तो s बराबर क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। देखो हम यही निकालें यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम आगे ले आते हैं यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला कहलाता है आपके गति का दूसरा समीकरण, आपको याद रखना है। गति का पहला समीकरण हमने क्या पढ़ा, v बराबर u प्लस ए टी, ये आपके गति का पहला समीकरण हो गया। गति का दूसरा समीकरण हो गया s बराबर u टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ये आपके गति का दूसरा समीकरण हो गया, आपको याद रखना है। अब देखो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करे, मतलब मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, मैं कौन सी अवस्था में हूँ, अभी मैं विराम अवस्था में हूँ। अब मैं गति करूंगी तो मेरा कुछ वेग बनेगा, ठीक है, लेकिन जब मैं एक ही जगह स्थिर हूँ तब तक मैं विराम अवस्था में हूँ। तो हम ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जिसका आरंभिक वेग तो क्या हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो विराम अवस्था में है। तो अगर ऐसी कोई वस्तु है जो शुरू में क्या है विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो u बराबर क्या आ जाएगा u बराबर जीरो। क्यों, u क्या है आरंभिक वेग, और विराम अवस्था में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका वेग जीरो ही होगा, ठीक है। तो जहां पे भी क्या है u है वो जीरो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे u का मान रखूं तो u बराबर क्या जीरो, जीरो इंटू टी, तो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये वाला पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो। तो s बराबर क्या बच जाएगा हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। ये देखो s बराबर हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। बात समझ आई, आगे देखिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्थिर त्वरण से गतिशील एक वस्तु का जो विस्थापन होता है वो टी स्क्वायर के समानुपाती है। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या आया अपना s बराबर हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, तो s और t में क्या संबंध हुआ कि s समानुपाती है टी स्क्वायर के। मतलब समानुपाती का मतलब कि अगर s का मान बढ़ेगा तो टी स्क्वायर का मान भी बढ़ेगा, और अगर टी स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो s का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब है कि दोनों राशियां अगर एक की वृद्धि है तो दूसरी की भी वृद्धि होगी, और दूसरी की वृद्धि होगी तो पहले वाली की भी वृद्धि होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। जबकि स्थिर वेग से गतिशील एक वस्तु का विस्थापन t के समानुपाती होता है। आगे देखिए, अब यदि हम a बराबर v माइनस यू अपॉन टी और s बराबर v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी को क्या करें, आपस में गुणा करें, तो गुणा कैसे करते हैं, बराबर के इधर वाले पार्ट को एक तरफ गुणा करते हैं, इधर वाले को एक तरफ। तो बराबर के इधर देखो, इधर तो क्या है a, इधर क्या है s, तो इनको लिख लेंगे a इंटू एस। अब फिर लगा देंगे बराबर का चिन्ह, फिर पहला ये वाला पार्ट लिखते हैं, क्या है ये v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ये दोनों हमने लिख लिया। अब हम इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, इस चीज से तो ये t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया v माइनस यू, v प्लस यू बटे 2। अब आप मैथ्स के अंदर एक पढ़ते हैं समीकरण कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ देखिए ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a तो क्या है v, b क्या है u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बट्टे में 2 आ ही जाएगा। तो ये वाला मान है ये किसके बराबर है, a इंटू एस के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आगे लेके चलते हैं अपन। तो देखिए जो बट्टे में 2 था, इधर बराबर के इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो उधर जाते ही किससे गुणा हो जाएगा, as से, तो क्या बन जाएगा 2as। तो इधर देखो 2as बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मुझे v स्क्वायर का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगी, v स्क्वायर को यहाँ रखूंगी, बाकी सबको उधर भेज दूंगी। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये इधर माइनस का यू स्क्वायर है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as। ये आपके आ गया बच्चों गति का तीसरा समीकरण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको गति के तीनों समीकरण याद होने चाहिए। देखो अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्व के अधीन गति की परिस्थिति में एक ही जगह त्वरण की जगह हम जी काम में लेते हैं। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जी मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। बात आई समझ में। तो हमारे पास गति के तीनों समीकरण आ चुके हैं। क्या क्या, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, यही पढ़ा था ना। गति का दूसरा समीकरण क्या पढ़ा था, s बराबर u टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। और तीसरा समीकरण हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, गति के तीसरा समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको गति के तीनों समीकरण आने ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये गति के समीकरण यहाँ फिनिश होते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों वर्तुल गति की, एक समान वर्तुल गति। इधर देखो आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं जो साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। एक साइकिल जब सड़क पे चलती है और आपसे पूछे कि कौन सी गति कर रही है, तो आपको पता है जब भी किसी समतल पे कोई गति होती है तो क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है, कि जो साइकिल है वो सरल रेखीय गति कर रही है। लेकिन अगर बच्चों मैं इस पहिए की बात करूं तो ये पहिया देखो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमता हुआ जाएगा कि नहीं। तो ये जो पहिया होता है ना, ये पहिया सरल रेखीय गति तो कर ही रही है साइकिल, तो इस पहिए के कारण क्या हो रहा है, ये वर्तुल गति भी कर रही है, ठीक है। देखो हम पढ़ते हैं, साइकिल एक सीधी सड़क पर चल रही है, इसलिए इसकी गति कैसी है, सरल रेखीय गति है, ठीक है। साइकिल के पहिए पर कोई भी बिंदु पहिए के अक्ष से हमेशा निश्चित दूरी पर होता है, मतलब जो पहिया है उससे निश्चित दूरी पे होगा कोई भी बिंदु हो इस पहिए का, ठीक है। एक निश्चित बिंदु यानी पहिए के अक्ष के चारों ओर घूमता है। पहिए की गति के इस विवरण के आधार पर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से निश्चित कर सकते हैं कि ये गति क्या है, वर्तुल गति है, ठीक है। अब देखो 2 स्थितियां होती है जब हम साइकिल चलाते हैं। हमने साइकिल चलाई, पैडल मारा, साइकिल चलती जाती है और अचानक हम पैडल नहीं मारते फिर भी साइकिल चलती रहती है ना। तो ये 2 परिस्थितियां है, जब हम पैडलिंग करते हैं और जब हम पैडलिंग नहीं करते हैं। तो इधर देखिए पैडल ने मारने पर फ्लाई व्हील में कोई वर्तुल गति नहीं होती है। कि आपसे पूछा जाए कि कोई साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है और पैडल नहीं मार रहा है, ठीक है, इस वक्त अगर उसकी गति की बात करें तो उस वक्त कौन सी गति होती है, उस वक्त वो होगी सरल रेखीय गति, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन पैडलिंग से साइकिल चला रहा है तो वो गति हो जाएगी बच्चों वर्तुल गति। ये आपको याद रखना है कि वर्तुल गति तो कब होगी, जब वो पैडलिंग करके साइकिल चला रहा है, और सीधी वाली गति कब होगी, जब वो पैडलिंग नहीं कर रहा है और फिर साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो दोनों गतियां आपको क्लियर हो गई कि वर्तुल गति कब होगी और सीधी रेखीय गति कब होगी। देखिए पहिए या फ्लाई व्हील की वर्तुल गति के दौरान ये सीधी सड़क पर आगे की दिशा में चलते हैं, कि जब भी पैडलिंग होती है तो पैडलिंग जैसे ही करते तो साइकिल है वो आगे की तरफ ही तो जाती है, पीछे थोड़ी जाती है। इधर देखिए इस प्रकार इनकी गति एक ही समय में वर्तुल गति के साथ साथ सरल रेखीय गति भी है। तो जो साइकिल की गति है तो दोनों गतियां होती है उसके अंदर, कौन कौन सी, वर्तुल गति भी और सरल रेखीय गति भी। तो बच्चों ये गति वाला टॉपिक इस चैप्टर के साथ यहाँ पे खत्म होता है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। धन्यवाद।